સવાલ નંબર 15 है હર્ષ અને યેસાના નીચેના દર્શાવેલા કાચા સર્વે અને હવાલાઓને ધ્યાનમાં લઈને તેમની પેઢીના तारीख 31/3/2017 रोज पूरा थता वर्षना वार्षिक हिसाबों तैयार करो, है ना। तो हर्ष और येसा का जो सकल तलपट दिया हुआ है उसके नीचे में समायोजन दिया हुआ है और हमें वार्षिक हिसाब तैयार करना है। पूंजी और आहरण दिया है हर्ष और येसा का, ख्याति दिया है, पेटेंट और ट्रेडमार्क, लेना और देना मतलब देनदार और लेनदार उल्टा होता है, ठीक है ना। माल के खाते मतलब या खरीद और बिक्री खाता, यंत्र, प्रारंभिक स्टॉक, फर्नीचर, माल वापसी खाता मतलब एक पहल जो उधार होगा वो माल आया हुआ माल होगा मतलब बिक्री वापसी होगा, और जमा होगा वो गया हुआ माल होगा मतलब खरीद वापसी होगा। चलो उसके बाद क्या दिया है, मजदूरी। मजदूरी फर्नीचर का घिसाई भी दे दिया है, अलग से वापस दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस पुरानी घिसाई को माइनस प्लस कर देंगे, बाद में नई घिसाई गिनेंगे। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, एक एंट्री करना ही है हमें। स्टेशनरी और छपाई, मकान, कानूनी खर्च, रोकड़ शेष, रेलवे नूर, बीमा प्रीमियम, हुंडी। हुंडी मतलब जो उधार है वो लेनी हुंडी, जो जमा है वो देनी हुंडी। टपाल खर्च, डाक खर्च, डूबतरण और डूबतरण अनामत, उधार होता है वो डूबतरण होता है, जमा होता है डूबतरण अनामत होता है। बट्टा, हाथ पर स्टैंप और डूबतरण वापसी। हाथ पर स्टैंप मतलब एक प्रकार की हमारी संपत्ति है, और डूबतरण वापसी वो आय है। HDFC ने 12% की लोन 1/7/2016 को हमने ली है, तो उसके ऊपर ब्याज तो गिनना पड़ेगा, तो ब्याज कहीं सामने की दिशा में है कि नहीं देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो कहीं देखा नहीं था, तो पूरा का पूरा गिनना पड़ेगा। समायोजन देखते हैं। आखर स्टॉकनी मूળ કિંમત 10,000 છે, જે પૈકી 50% સ્ટોકની કિંમત ઉપજી શકે તેમ નથી, मतलब उसका कोई पैसा आ नहीं सकता, आएगा नहीं, है ना। आखिर स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है, लेकिन 50% स्टॉक का कोई मूल्य नहीं होगा, मतलब 50% स्टॉक को तो माइनस ही कर दो, बाकी बचा 5,000। तो मैं 5,000 गिनना चाहिए कि 10,000 गिनना चाहिए? 5,000, जो भी कम है वो, है ना। तो अंतिम स्टॉक यहाँ पे लिख दो, ₹5,000, ठीक है। चलो अंतिम स्टॉक की दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, चालू संपत्ति में। कितना, 5,000, ठीक है। मकान खरीदी के कानूनी खर्च 4,000 कानूनी खर्च में समाये हुए हैं। क्या हुआ इसमें, क्या गलत किया, मकान खरीदा, कानूनी खर्च हुआ तो कानूनी खर्च में लिख दिया, क्या गलत हुआ, कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत किया क्या? नहीं किया। कानूनी खर्च क्या होता है, हम यहाँ पे लाभानी खाते की उधर बाजू हम कानूनी खर्च लिखेंगे, लेकिन वो कानूनी खर्च कौन से कानूनी खर्च को लिखेंगे, कितना दिया है कानूनी खर्च, 4,000 दिए कि 6,500 दिए है, सकल तलपट में 6,500 कानूनी खर्च है ना। लेकिन ये कौन सा कानूनी खर्च होना चाहिए लाभानी खाते की उधर बाजू, बिजनेस को चलाने के लिए जो कानूनी खर्च करना पड़ता है, या शेयर प्रकाशित करना हो, या लोन लेने का हो, या फिर कोई भी कैश हुआ हो, तो वो सब खर्च कानूनी खर्च है ना। लेकिन संपत्ति खरीदते समय जो भी हम खर्च करते हैं, चाहे कानूनी खर्च करें, चाहे मजदूरी चुकाए, चाहे कुछ भी चुकाए, है ना, संपत्ति जब हम खरीदेंगे तो उसका जो भी खर्चा होगा उसको अलग से खर्च के रूप में नहीं गिनना है, उसको उसी संपत्ति के वैल्यू में प्लस कर देना है। क्या कर देना है, उसी संपत्ति के वैल्यू में प्लस कर देना है। फिर भी यहाँ पे उसको अलग गिन लिया है कानूनी खर्च में, तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, मकान खरीदी के खर्च, है ना।
तो वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, 2000 माइनस कर देंगे। कितना है, 4000 है ना, 4000 माइनस कर देंगे, कितना होगा, बोलो बोलो। 2500 आएगा। तो ये कानूनी खर्च का क्या करना चाहिए, 4000 का यहाँ पे तो माइनस कर दिया, तो क्या कहाँ पे प्लस करना चाहिए, मकान खरीदा तो मकान के मूल्य में, तो मकान का मूल्य कहाँ पे, मकान का मूल्य में प्लस तो करना पड़ेगा। मकान का मूल्य क्या है, मकान खरीदा है हमने, कैसे पता चला मकान खरीदा, मकान लिया, लिखा है 46,000, तो वो खरीदा होगा ना, तो उसके मूल्य में प्लस कर दे। कितना है, मकान 46,000 है ना, प्लस कानूनी खर्च, कितना, 4000, कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। अभी मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, शायद घिसाई आएगी तो, ठीक है ना। चलो, देवादारों पर 5% गालखाद अनामतनी जोगवाई करो। देनदार पे 5% डूबत ऋण अनामत रखना है। ये मकान मैंने कहाँ लिखा, लाभानी खाते में थोड़ी लिखते हैं, हाँ लाभानी खाते में लिखते हैं क्या, हाँ चलो, अरे भाई, मकान कानूनी खर्च, ठीक है। उसके बाद देनदार, यहाँ से माइनस तो करना पड़ेगा ना, देवादार पर 5% तो डूबत ऋण अनामत रखना, वो बाद में देख लेते हैं, क्योंकि वो बाद में देनदार में कुछ फर्क हुआ तो। फर्नीचर पर 10% ने मकान पर 5% घसारो गणो। मकान पे पहले घिसाई गिन लेते हैं, कितनी आएगी, 5%, कितना होगा, 50,000 का 5% कितना होगा, 2500, 50,000 का 5% कितना होगा, 2500, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47,500। ये घिसाई की दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, लाभानी खाते के उधार पक्ष में, माल लाभानी खाते के उधार पक्ष में मकान का घिसाई कितना है, 2,500। चलो, उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर पे 10% घिसाई गिनना है, तो फर्नीचर पे भी घिसाई गिन लेते हैं। अरे भाई, फर्नीचर तो लिखने दे, हाँ फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 3,000 माइनस घिस, फर्नीचर कहाँ है, मकान तो 46,000 है। मकान 46,000 है, लेकिन उसके कानूनी खर्च उसमें जोड़ दिए कि नहीं, इसी तरह फर्नीचर पे, फर्नीचर तो है कितना है, 3,000, लेकिन पुरानी घिसाई उसको प्लस करना पड़ेगा ना, पुरानी घिसाई को क्या करना पड़ेगा, कितना है, 300, तो कितना हो जाएगा, अब क्या होगा, नई घिसाई माइनस करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत बोला है, 10%, 2,970, तो घिसाई लिखूँ यहाँ पे,
चलो उसके बाद क्या दिया है, પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્કનો 1/3 ભાગ માંડી વાળવાનો છે। पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना है, 2700, वो भी संपत्ति है। पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना है, उसमें से 1/3 भाग अपलिखित करना है, मतलब उसकी मूल्य में कमी होगी तो माइनस करना पड़ेगा। कितना, 1/3 कितना होता है 900, बचेगा कितना 1800। ये 900 रुपया नुकसान होगा कि नहीं, ये 900 रुपया नुकसान होगा कि नहीं, हाँ। चलो ત્યાર પછી हाँ देनदार वाला बाकी है ना, वो ख़त्म कर देते हैं। देनदार पर 5% डूबात्रोण अनामतनी जोगवाई करो। देनदार 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 कितना है, देनदार मतलब कहाँ पे होगा, 25,000 या 31,000, 31,000, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है, डूबात्रोण अनामत की प्रावधान करना है। कितना, 5%, कितना होगा, 1,550। ओके। तो माइनस करेंगे तो और कुछ तो है नहीं, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 29,850। ओके। चलो तो लाभानी वितरण खाते की बात करें तो लाभानी खाते में बात करें तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, बोलो कौन, किसको याद है ये स्ट्रक्चर, बोलो। देनदार, डूबात्रोण सकल तल- अरे डूबात्रोण सकल तलपट का, हाँ, डूबात्रोण सकल तलपट सकल तलपट प्लस डूबात्रोण समायोजन प्लस डूबात्रोण समायोजन प्लस डूबात्रोण अनामत समायोजन प्लस डूबात्रोण अनामत समायोजन समायोजन, डूबात्रोण अनामत सकल तलपट। एक लाइन छोड़ के हाँ, डूबात्रोण अनामत सकल तलपट, है ना। तो चलेगा, ये भी एक अच्छा तरीका है याद रखने का, है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि जो भी एक स्टोरी है कि पहले कितना डूबात्रोण हुआ था पिछले साल, तो पिछले साल कितना डूबात्रोण हुआ था वो इसमें लिखा है कहीं पे, देखो, हाँ है, कितना डूबात्रोण हुआ था 1500 का। तो मतलब 1500 का पिछले साल नहीं, मतलब अभी अभी 1500 का तो डूबात्रोण पूरे साल में हुआ है, ऐसा है ना। उसके अलावा कोई डूबात्रोण होने की संभावना है तो यहाँ पे वो लिखा होता है, हमने अगर लिखा होता तो यहाँ पे लिखा होता इतना संभावना है, तो वो भी यहाँ पे लिख देते, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से 1550 रुपया में अनामत रखना है, तो 1550 रुपया डूबात्रोण अनामत रखेंगे, है ना। तो कुल मिला के अनामत का कितना होना चाहिए था, तो कुल मिला के अनामत का 1550, मतलब उसका मतलब उसके हिसाब से पिछले साल का कितना था उतना माइनस कर दो तो हमें पता चलेगा कि कुल कितना होना चाहिए था, है ना। तो पिछले साल का कितना है वो आप देखोगे तो वही डूबात्रोण के बाजू में मिलेगा 2000, तो पिछले साल का 2000 जो है, जो हमें
ऑलरेडी हमने डूबत ऋण का किया हुआ था, है ना। तो हमको कितना करना पड़ेगा टोटल, तो देखते हैं पहले इन दोनों का टोटल। एक्चुअली हमें 1500 का ये नुकसान और 1550 का जो हमने प्रावधान किया वो भी हमारा नुकसान हो जाएगा, कि पहले से हम तय करके रखते कि इतना इतना डूबत ऋण हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल हमें 3050 का करना पड़ेगा, है ना। उसमें से 2000 का तो पिछले साल का किया हुआ है, तो अभी कितना करना पड़ेगा, 1050। क्लियर हुआ ये। इस तरह से स्टोरी भी याद रखो और जो आपने याद रखा है वो भी याद रखो, दोनों का फ़ायदा लो, ठीक है। चलो फर्नीचर, अच्छा ये हो गया दूसरा एंट्री। चलो अभी हम छुपे हुए को देखते हैं। तो छुपा हुआ यहाँ पे एक ही दिख रहा है मुझे, HDFC की 12% की लोन एक साथ 2016। क्या है HDFC की 12% की लोन? तो लोन कहाँ पे आएगी, पहले तो मुझे ये बताओ, लोन कहाँ पे आएगी? लोन कहाँ पे आएगी, कोई बता सकता है लोन कहाँ पे आएगी? संपत्ति साइड नहीं आएगी। क्यों दायित्व साइड आएगी? क्योंकि हमें किसी को चुकाना है ना। तो किसको चुकाना है, धंधे के मालिक को चुकाना है कि बाह्य व्यक्ति को चुकाना है? बा, बाह्य व्यक्ति। तो बाह्य व्यक्ति तो या तो दायित्व, मतलब दायित्व बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन बाह्य व्यक्ति में बिन चालू दायित्व भी होता है, चालू दायित्व भी होता है ना। तो कौन सा है ये लोन जो है HDFC की, वो कौन सी है, बिन चालू है कि चालू है? 1 साल से अधिक समय के लिए कि 1 साल से कम समय के लिए? HDFC की लोन नॉर्मली ऐसी बैंक की लोन होती है, वो 1 साल से अधिक समय के लिए ही होती है ना। इसलिए हम उसको बिन चालू दायित्व में लिखेंगे। ना प्रतिशत भी लिखना जरूरी है, कंपलसरी लिखने का, 12%, ठीक है। 12% की HDFC की लोन कितना है, 10,000, है ना। तो ये लोन पे ब्याज तो देना पड़ेगा, है ना। तो ब्याज कितना चुकाना बाकी है लोन पे, कहीं पे दिया है कुछ चुकाया हुआ ब्याज दिया है, कहीं पे ब्याज है कि नहीं पहले चेक कर लो, है तो फिर वो लिखना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 1/7/2016 को हमने लोन लिया था, है ना। तो 7वें महीने से शुरू करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीना हो गया। 9 महीना होगा भाई, 7वां भी गिनना है कि नहीं? 7वें महीने के पहली तारीख है तो 7वां भी गिनना पड़ेगा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का गिनना है। चलो लोन कितने की है, 10,000 की। 10,000 का 12% कितना होता है, 1200। लेकिन हमें तो 9 महीने का करना है, तो कि 9 महीने का कितना होगा, 12 महीने का 1200, तो 9 महीने का 900 हो जाएगा। तो 900 चुकाना है ब्याज, तो लाभानी खाते में लिख देते हैं। HDFC लोन का ब्याज हमारे लिए नुकसान है, बारह, अरे सॉरी 900 लिखना है। हमारे लिए 900 रुपये भी दायित्व हो जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा, इसलिए चालू दायित्व में जाएगा। लोन पर ब्याज चुकाना बाकी कितना, 900। उसके बाद कुछ दिया है, छुपा छुपा हुआ है कुछ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। तो पहले से देख लेते हैं, पूंजी दिया है पहले। पूंजी कितना है, 5,000 और 2,500। पूंजी कितना है, हाँ 5,000 और 2,500 है ना पूंजी। 3,500 है कि 35,000 है, 2,500 है। वो पूंजी है ना दोनों, वो पूंजी है ना। तो फिर आहरण क्या है, तो, तो आहरण क्या है, मतलब
अरे भाई आप लोग देखो यार, आप जितना वो धंधे में पैसा लाया उससे भी ज़्यादा ले जाएगा क्या? थोड़ा ध्यान दो। आरण जो है वो जम उधार से होता है, हम उधार बाजू लिखते हैं उसको, वो उधार बाजू से लेना है। तो आरण कितना है? 5,000 और 2,500 है ना? जबकि पूंजी कितना है? 35,000 और 15,000। थोड़ा ध्यान दो, मैं तो उल्टा सीधा बोलूँगा। चलो ख्याति दिया है, ख्याति कहाँ पे आएगा? ख्याति कहाँ पे आएगा? ख्याति हमारी स्थिर संपत्ति में आएगा, लेकिन अदृश्य संपत्ति है। ख्याति अदृश्य संपत्ति है, ठीक है। कितना है? 5,000। उसके बाद क्या है? पेटेंट एवं ट्रेडमार्क, वो लिख दिया हमने? हाँ लिख दिया। उसके बाद लेनू और देउल, मतलब लेनू मतलब हमारा लेनू मतलब हमारा देनदार हमने लिख दिया, लेकिन देऊ मतलब हमारा लेनदार लिखना बाकी है ना, जो जमा से होता है ना। कितना है? 25,000। वेरी गुड। चलो उसके बाद मालना खाता। मालना खाता मतलब व्यापार खाता, खरीद खाता और बिक्री खाता, है ना। तो खरीद खाता कहाँ पे लिख रहे हैं? हम उधार बाजू लिख रहे हैं कि जमा बाजू? और बिक्री खाता हम कहाँ पे लिख रहे हैं? उधार या जमा? देखो, जो उधार बाजू लिख रहे हैं, जो उधार बाजू लिख रहे हैं उसमें उधार एंट्री कर दो। उधार वाला कौन सा है इसमें से? 40,000, है ना, वो हमारा खरीदी होगा। और जो जमा बाजू लिखा है उसको जमा बाजू लिख दो, 89,250, ठीक है। उसके बाद दिया है यंत्र। यंत्र हमने लिख दिया कि बाकी है? नहीं, नहीं लिखा? क्या बात करते हैं? यंत्र कोई घिसाई विसाई नहीं होगी तो नहीं लिखा होगा। यंत्र कितना है? 15,000 का। डायरेक्ट बाहर ही लिखेंगे अभी तो। चलो प्रारंभिक स्टॉक 6,000 दिया है, तो वो हमें व्यापार खाते में उधार बाजू, है ना। उसके बाद मालना खाता। अच्छा, यंत्रो शुरुआत में स्टॉक। फर्नीचर बाकी है कि हो गया? हो गया। माल वापसी खाता। माल वापसी खाता में क्या करना है? माल वापसी खाता में क्या करना है मुझे ये बताओ कि माल वापसी खाते में 7,500 को मैं कहाँ पे लिखूँ? मुझे ये बताओ, 7,500 में कहाँ पे लिखूँ? व्यापार खाते में लिखना है। 7,500 लिखने के लिए मैं तुम्हारे इधर मतलब तुम्हारे घर साइड नहीं जाऊँगा, जमा साइड आएगा। उधर से उधर वाली रकम है तो जमा में माइनस करना है, उधर वाली रकम उधर में जाएंगे, उधर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। उधर वाली रकम हमें माइनस करना है तो जमा साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बिक्री वापसी होगा। नहीं समझ पड़ता है तो वापस बोलूँ? है ना। माल क्या हुआ है? उधर बाजू है, मतलब माल धंधे में माल आया है ना, लेकिन वापस हो क्या है? मतलब बेचा हुआ माल वापस आया होगा, इसलिए बिक्री वापसी है, तो बिक्री में से माइनस करें। भाषा हाँ माइनस कर रहे हैं ना। इसी प्रकार इधर को क्या आएगा? 5,000 माइनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा? खरीद वापसी होगा। ठीक है। चलो इसको तो माइनस कर लेते हैं, कोई, क्योंकि अभी कोई दूसरा एंट्री लग नहीं रहा है। और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं 35,000। तत्पश्चात मजदूरी 4,000। मजदूरी कहाँ पे लिखो? व्यापार खाते के उधर बाजू के लाभानी खाते के उधर बाजू? मजदूरी व्यापार खाते में आती है 4,000। वेतन होता है तो लाभानी खाते में आता है, क्योंकि मजदूरी जो है वो माल को बनाने के लिए, माल को खरीदने लाने के लिए काम आती है।
है ना। माल को खरीदते समय जो लगता है वो मजदूरी की यहाँ पे बात होती है, या बनाने के समय। फर्नीचर पर घिसाई हो गया। स्टेशनरी छपाई 1550, कहाँ पे लिखूँ व्यापार खाते में? स्टेशनरी छपाई कहाँ पे लिखना चाहिए मुझे? व्यापार खाते में। लाभानी खाते में आएगा, ठीक है। स्टेशनरी कितना है? ओके। ते मकान दिया है, मकान कितना है? मकान का एंट्री हो गया, ओके। कानूनी खर्च का एंट्री भी हो गया। रोकड़ शेष कितना है, कहाँ पे आएगा? दायित्व बाजू। राजधानी खाते में दायित्व। रोकड़ शेष कहाँ पे आएगा? रोकड़ शेष कहाँ पे आएगा? संपत्ति लेना में, चालू संपत्ति में। वो रोकड़ हमारी संपत्ति है भाई। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ अपने कानूनी खर्च लिख दिया था। कानूनी खर्च का हमने एंट्री कर दिया ना। हाँ, फिर दूसरा देखो। 300 रुपया। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? रोकड़ से इसके बाद रेलवे नूर। रेलवे नूर क्या है? कहाँ पे आएगा? लाभानी खाते की उधर बाजू? नहीं, व्यापार खाते की उधर बाजू आएगा। रेलवे नूर तब लगता है जब हम माल खरीदते हैं, इसलिए व्यापार खाता खरीदी के खर्च सब यहाँ पे लगेंगे, है ना। रेलवे नूर, ठीक है। कितना है? 600 रुपया। उसके बाद क्या दिया है? बीमा प्रीमियम कितना है? 1150। वो लाभानी खाते में आएगा, क्योंकि वो हमारे नुकसान को बचाने के लिए हम पहले से करते हैं बीमा प्रीमियम, है ना। एक बीमा प्रीमियम में 1150 दिया है। तो स्टेशनरी छपाई में इसके पहले हमने क्या किया था? रेलवे नोट, वो भी 1150 है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? हुंडी। तो हुंडी क्या है? यहाँ पे कौन सी लेनी हुंडी है, कौन सी देनी हुंडी है? कौन सी यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति साइड लिखूँ, कौन सी दायित्व साइड लिखूँ? चलो मुझे ये बताओ, 4000 को कहाँ पे लिखूँ? 4000 कौन सी शेष है? उधार शेष है, तो उसको मैं संपत्ति साइड लिखूँगा। जो भी उधार संपत्ति होता है वो उधार होता है, ठीक है ना। लेनी हुंडी कितनी है? लेनी हुंडी 4000। इसी प्रकार देनी हुंडी कितनी है? चलो बोलो कितना है? 2500। उसके बाद क्या है? टपाल खर्च, डाक खर्च। डाक खर्च तो हमारा जो वहीवटी प्रबंधक खर्च होता है, डाक खर्च हमारा प्रबंधक खर्च हो गया 2000, मतलब ऑफिस खर्च। उसके बाद क्या है? टप्पाल खर्च हो गया। डूबात्रोण और डूबात्रोण अनामत, उसकी एंट्री हो गई। बट्टा, बट्टा में कौन सा बट्टा कहाँ पे लिखूँ? उधर बाजू उधर बट्टा लिख देता हूँ, जमा बाजू जमा बट्टा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है ना। उधर बाजू जो बट्टा है 750, वो आ गया हमारा यहाँ पे दिया बट्टा 750। और जमा बाजू जो बट्टा है वो हमारा प्राप्त बट्टा 15। तब क्योंकि जमा बाजू तो फ़ायदा होता है ना, प्राप्त होता है, और उधर बाजू नुकसान होता है। फिर हाथ पर स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण वापसी भी यहाँ पे आ जाएगा। सर, हाथ पे स्टैम्प क्या होता है? अभी बताता हूँ। डूबत ऋण वापसी कितना है? 1250, क्योंकि अब जमा से लिख रहे हैं। आपने वो स्टैम्प पेपर देखा है? स्टैम्प पेपर 50 का स्टैम्प पेपर होता है, 100 का स्टैम्प पेपर होता है, इसी तरह 1 रुपये का भी स्टैम्प होता है ना।
वो छोटी मोटी रकम होती है 5,000 10,000 का अगर कोई भी व्यवहार होता है तो वहाँ पे वो 1 रुपये वाली स्टैंप लगाई जाती है और उसके बाद वहाँ पे सिग्नेचर होता है। अगर कुछ रकम से ज़्यादा 50,000 पर 20,000 से ज़्यादा होता है तो वो स्टैंप की रकम भी बढ़ जाती है, बड़ा स्टैंप लगाना पड़ता है ना। कुछ बड़े व्यवहार होते हैं, शादी का व्यवहार है या फिर मतलब शादी होना है या फिर बड़ी संपत्ति को एक दूसरे को खरीदना बेचना है तो 100 रुपये का 200 रुपये का ऐसे बड़े बड़े स्टैंप होते हैं, है ना। तो ऐसे स्टैंप खरीदे हुए रखते हैं क्योंकि जिनको ज़्यादा मतलब व्यवहार करने होते हैं वो ऐसे स्टैंप को खरीद के रखते हैं और वो एक प्रकार की संपत्ति है, उसका जो मूल्य होता है उसमें लिखा होता है वही उसका मूल्य होता है। अगर 5 रुपये का स्टैंप है तो उसको मार्केट में बेचोगे तो 5 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर वो 100 रुपये का स्टैंप है तो 100 रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक डेट होती है, वो डेट के हिसाब से उसकी वैल्यू रहती है। नॉर्मल छोटे मोटे स्टैंप के लिए कोई डेट नहीं होती है, लेकिन बड़े स्टैंप्स के लिए डेट होती है, ठीक है। तो हाथ पर स्टैंप हमारी संपत्ति है, रोकड़ जैसी संपत्ति है, वो तुरंत बिक सकती है बेचना चाहे तो, इसलिए उसको रोकड़ से इसके बाजू में लिखते हैं। कितना दिया? 150। चलो सवाल तो ख़त्म हो गया। चलो अब देखते हैं टोटल मार्क है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 86,750 आ रहा है और 41,150 आपका आ रहा है। लाभ देखो मुझे देख के बताओ मुझे। चलो तो यहाँ पे 41,150 शुद्ध सकल लाभ मिल गया, उसको यहाँ पे लाए। उसके बाद हमको डिफरेंस मिला यहाँ पे 30,270 जो कि हम यहाँ पे लाए और अभी इसको लाभानी वितरण खाते में बांट देते हैं। हाँ बोलो। बोल रहे थे मैंने नहीं बोलेगा। कुछ नहीं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। चलो तो बताओ मुझे यहाँ पे हर्ष और येसा को कितना कितना भाग देना चाहिए? वितरण पात्र लाभ कुछ दिया तो नहीं लग रहा है, कुछ नहीं दिया है तो सामान दे देते हैं, है ना। इसको आधा आधा कर देते हैं और वही भाग इसको भी दे देते हैं। 15,135 दोनों को मिल जाएगा। तो 15,135 क्योंकि यहाँ पे चालू खाता नहीं दिया तो पूंजी खाता में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हो रहा है 50,135 और 30,135। उसमें से आहरण 5,000 और 2,500 माइनस करेंगे तो शेष आगे ले गए 45,135 और 27,635, है ना। तो ये हर्ष और येसा को मिलेगा, ठीक है। तो अब दोनों साइड का टोटल समान आना चाहिए। 1,11,170 आ रहा है, ठीक है।